हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मिशन नौकरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज की इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगे फ्रेंड्स अब लाइव बैच के रूप में आपका ये क्वेश्चन आएंगे, जिससे क्या होगा कि आप लाइव क्विज के रूप में आप आंसर दे सकते हैं। चलिए बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ ये चीज़। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक गोलीय दर्पण की परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होती है जिसे किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं ध्रुव या पोल। जैसे ये गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण है और इसका बीच का ये वाला पॉइंट है, इसी की बात कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। अगर इसके केंद्रक से ये रास्ता अगर मिला दे, इसको ये लाइन मिला दे, तो ये इसकी त्रिज्या भी बनेगी। और ये त्रिज्या वाला जो है, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो इनके बीच की दूरी को या डिस्टेंस को हमें बताता है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसे प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। राइट फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी आती हुई समांतर जब किरणें होती है तो टकराने के बाद एप से होकर जाती है, यानी फोकस से होकर रिटर्न होती है। क्लियर फ्रेंड्स। ये दो तीन चीज़ें याद रखेंगे आप। देखते हैं कि कह रहा है कि पुष्प के मध्य में स्थित जो मध्य प्रजनन का भाग होता है वह क्या होता है आपका? अंडप होता है। अर्थात कि मध्य भाग में क्या देगा? अंडप देगा। और पंखुड़ी क्या होते हैं? जो उसके बाहर की तरफ होते हैं, जो लाल पीले हरे कलर के होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं आपके? इसका मध्य सॉरी जो नर भाग है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जो नर भाग है वो क्या हमारा? पुंकेसर है। उसके बाद बाह्य दलपुंज जो नीचे रहता है आपका सेपल्स। उसकी अगर बात आगे की बात करें तो कह रहा है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी हमें प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन। जीन ही तो हमारी अनुवांशिक चीज़ों को क्या करता है? बताता है। जीन की खोज के याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका खोज जोहान्सबर्ग ने किया था। किसने किया था? जोहान्सबर्ग ने। राइट फ्रेंड्स। अगर डीएनए के खंड की बात कीजिएगा तो इसके बारे में बात कीजिए करता है वाटसन और क्रिक। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, वाटसन एंड क्रिक। क्लियर है फ्रेंड्स। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए एक बात करते हैं आगे की तरफ। तो कहते हैं मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में आपको नियंत्रित करता है? जब आप सांस लेते हैं तो कौन सा हिस्सा काम करता है? तो फ्रेंड्स ये काम करता है आपका मज्जा, अर्थात जिस इंग्लिश में कहते हैं मेडुला। जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडुला। ध्यान रखिएगा, अनुमस्तिष्क जो है, अनुमस्तिष्क भी आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा रोल करता है। क्या रोल करता है? तो आपके शरीर में, अर्थात कि मेटनी स्वप्नल के नाम से जानता है, और जितने आपके बॉडी के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं इसी से नियंत्रित होती है। किससे? तो आपका अनुमस्तिष्क से। अनुमस्तिष्क से अनैच्छिक क्रिया जितनी भी है आपकी कंट्रोल होती है। आपके बॉडी के अंदर अगर ताप की बात कीजिएगा तो ताप को कंट्रोल करने के लिए डाइसेफनॉल होता है, डाईएसेफनॉल होता है। क्लियर है। ये आपकी बॉडी के अंदर ताप को नियंत्रित करता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे नमनीय तन्यशील कौन है? मतलब कि सबसे ज़्यादा तन्यशीलता किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा सोना में पाई जाती है, जिसका क्या होता है? एयू होता है। एजी का मतलब सोना, चांदी होता है। तो सोना सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता तो चांदी आ जाता है आपका। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो बायोगैस में आपका क्या शामिल नहीं होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस में नहीं आता है। क्लियर फ्रेंड्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी किसके अब अवयव है? बायोगैस के अवयव है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बनती है? तो फ्रेंड्स इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा लाफिंग गैस करके आता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हैं आप लोग। ग्रीन हाउस में मेन रोल क्या होता है? CFC का होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है, और इनके वजह से ओजोन लेयर का क्षय होता है। ओजोन लेयर हमारे सप्ताह मंडल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर में डिप्लेशन आपको कहाँ देखा गया? तो अंटार्कटिका में देखा गया। कह रहे हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज, चाय, इन सभी चीज़ों में मेनली आपको क्या पाया जाता है? तो इन सभी चीज़ों में मेनली आपको पाया जाता है फ्लूड। क्या पाया जाता है? सॉरी, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा की वजह से आपके दांत वगैरह की इशू आती है, तो इसमें फ्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर आगे बात कीजिएगा तो आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक है? अर्थात कि किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इनमें सबसे ज़्यादा की बात कीजिएगा तो घनत्व के रूप में कौन आ जाएगा? तो ये आपका सोना है। ठीक है, सोना सबसे ज़्यादा घनत्व को रखता है।
क्लियर फ्रेंड्स। अगर उसके बाद आएगा, सोना के बाद आएगा, तो ये आपका आंसर होगा पारा। ध्यान रखिएगा, पारा का घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे एक नंबर पे आ जाएगा आपका सोना, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पारा आ जाएगा। क्लियर है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कौन सा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? गैर नवीनकरणीय, अर्थात फिर से इसे नहीं बनाया जा सकता। नवीनकरणीय स्रोत में क्या आ जाएगा आपका, सौर ऊर्जा हो जाएगा और वायु दोनों आ जाएंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, ऊर्जा की बात करें, ऊष्मा ऊर्जा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा में आपका क्या चला जाएगा, जूल चला जाएगा। क्लियर है। अगर ऊष्मा की सिर्फ बात होती तो केल्विन हो जाता, और किलोवाट पर घंटा को हम एक यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। तो ये विद्युत का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद विद्युत की इकाई हो जाएगी, और एम्पियर भी आपका विद्युत धारा की इकाई है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान इसका किसके सांख्यिकीय मान के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स जितना जड़त्व होगा, जड़त्व के हिसाब से उसका द्रव्यमान होगा। जड़त्व बताता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, अर्थात कि न्यूटन के गति के पहले नियम हमें क्या बताता है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वह क्या बताता है हमें, जड़त्व का नियम। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाला शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं? तो शारीरिक जो समायोजन करेगा उसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन, जिससे अपने आप को वह क्या कर पाए, ढाल पाए। तो इसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी अनुकूलन। जब संचयन तब कहते हैं जब क्या होती है कि कोई पदार्थ में विषाक्तन आपके बॉडी के अंदर जाके इकट्ठा होता है। तो मान लीजिए कि किसी में अगर 100% अगर किसी के अंदर अगर विषाक्तता है, तो वो आपके अंदर जो जाएगा सिर्फ 10% जाएगा। कितना परसेंट जाएगा, 90% अपने पास रखेगा, आपके पास संचय सिर्फ 10% होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है? अर्थात कि जैविक प्रक्रिया के द्वारा जो विभाजित करेंगे उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो कह रहा है कि जो आपका जैविक पदार्थ द्वारा उसे जैव निम्नकरणीय कहेंगे, अर्थात जीवों द्वारा आपका क्या कर दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा, तो उसे जैव निम्नकरणीय कहा जाता है। आगे की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि उस सामग्री की पहचान करें जिसका आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो आयतन विस्तार के निम्न गुणांक की बात कीजिएगा तो वो है आपका आयरन। आयरन की जो विस्तार होती है, जो आपका इसका गुणांक जो होती है कम होती है। तो आयतन विस्तार की बात करता है मतलब जिस ताप पर वह अपना क्या करेगा, अस्तित्व को खोएगा। तो सबसे ज़्यादा कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, आयरन का। और इनमें सबसे ज़्यादा की बात कीजिएगा तो पाड़ा का, क्योंकि पाड़ा का घनत्व तो सबसे ज़्यादा, तो पाड़ा का घनत्व ज़्यादा, तो इसके आयतन विस्तार में भी ज़्यादा आपको क्या लगेगी, टेम्परेचर लगेगा, इसलिए पाड़ा का ज़्यादा माना जाता है। और आयरन का इसमें क्या है, सबसे कम है। पाड़ा के बाद एल्युमिनियम आएगा, उसके बाद पित्तल आएगा, और सबसे लास्ट में आपका आयरन आएगा। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वैज्ञानिक आपका जो बैक्टीरिया का खोज किया उनका नाम है लेवेनहुक। ठीक है। चैडविक पता है आपको कि न्यूट्रॉन का खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज हुआ है। और गोल्डस्टीन की बात कीजिएगा तो प्रोटॉन से रिलेटेड है, प्रोटॉन का खोज। और बच गया एक आपका कौन सा, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच को आप क्या कीजिए, आप हमें कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा कि रॉबर्ट कोच किसके लिए है, आपका किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है। हिंट्स के तौर पे दे देते हैं आपको कि रोगाणुओं के लिए है, किसी का रोगाणु का खोज किया है। क्लियर है। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्रणाली आपका प्राणी है। तो गर्म की आपकी बात कीजिएगा तो कबूतर, यानी कि जितने पंछी है वो सभी गर्म ताप वाले होते हैं। ठीक है। और ये नियत तापी भी होते हैं। नियत तापी मतलब इसके बॉडी का एक टेम्परेचर फिक्स होगा। लेकिन जितने भी आपका जनरली जितने भी जलीय होंगे और आपके क्या होंगे, जो आपका उभयचर होंगे, सभी का अनियत तापी होता है। अनियत तापी का मतलब इसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहेगा। यह जिस रूप में आपका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा अपने आप को सामंजस्य बैठाएगा। ठीक है। तो ये अनियत तापी होते हैं, लेकिन आपका कबूतर जो है नियत तापी है और आपका गर्म रक्त रखने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिंपल आपका मेढक जो है और मगरमच्छ है, इनके अंदर 3 आपके फेफड़े के पार्ट होते हैं, लेकिन मछली में सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है। याद रखिएगा कि जो एक पतला सा आपका चेहरा होता है जिसे हम लोग केचुआ कहते हैं, इनके भी आपके पार्ट में जो होते हैं कुल मिला के कितने होते हैं, 4 फेफड़े का पार्ट हिस्सा होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। देखते अगर आगे बात करते हैं तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन कब निकलेगी, जब प्रकाश संश्लेषण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा। क्लियर है फ्रेंड्स।
क्योंकि श्वसन क्रिया में तो ऑक्सीजन का यूज होगा ना, निकलेगा नहीं यहाँ पर। वाष्पोत्सर्जन में तो H2O निकलता है और मल त्याग में तो आपके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता है ध्वनि सबसे तीव्र कहाँ होगी, तो ठोस में होती है, क्योंकि इसको जानने के लिए क्या चाहिए, इनको जानने के लिए साधन चाहिए, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की जो तरंगे होती है, वो ध्वनि की तरंगे कैसी होती है, ध्वनि, और जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका ध्वनि का, और किसका आता है, एक आता है प्रकाश का। प्रकाश को जानने के लिए क्या चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्या नहीं चाहिए, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसके लिए क्या मालूम पड़ती है कि आपको माध्यम चाहिए। तो ध्वनि क्या हो गया हमारा, ध्वनि अनुदैर्घ्य। ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि क्या है आपका दूसरा जो आपका प्रकाश है, प्रकाश की तरंगे जो है यह अनुप्रस्थ है। कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग। एग्जाम में क्वेश्चन आती है तरंग से, ठीक है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा में है, तो आयरन का है, क्योंकि आयरन का आपका लैटिन भाषा में क्या होता है, वर्ड फेरम होता है, और फेरम से बना हुआ है, तो यह आयरन हो जाएगा आपका। क्लियर। आयरन की परमाणु संख्या 26 होती है। क्लियर फ्रेंड्स। और इनकी अगर आयस की बात कीजिएगा तो इसके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी क्या है, प्रमुख अयस्क है जिनसे ये लिए जाते हैं। आयरन की मात्रा की बात कीजिएगा तो आपके देश में उड़ीसा में, ठीक है, आयरन की मात्रा अच्छा स्रोत है। यहाँ पर तांबा अच्छा मिलता है, तांबा भी अच्छा मिलता है। उसका कह रहा है किसी वस्तु का एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो भूमि को टच करते समय कौन सी ऊर्जा उसमें रहती है, क्योंकि गति में रहती है तो गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Ke = ½ mv²। मतलब जितना वजन के साथ, जितना स्पीड के साथ वो नीचे गिरेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, उसकी कैनेटिक एनर्जी अर्थात की गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो एनेलिडा से संबंधित कौन सा नहीं है, तो एनेलिडा में आपका एस्केरिस नहीं आता है, क्योंकि ये एकाइनोडर्मेटा में आता है। एस्केरिस किस में आता है, एकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आता है, और बाकी सभी किस में आएंगे, एनालिडा ग्रुप के आते हैं। आगे की अगर बात करेंगे तो कहते हैं निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन कौन सा है इसमें, तो लाड़ में कह रहा है कि सलाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा से विघटित करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो लाड़ होते हैं, लाड़ ग्रंथि होते हैं, उनसे लाड़ निकलती है, और लाड़ में पाया जाता है आपका टैलिन। क्या पाया जाता है, टैलिन पाया जाता है। सलाइवरी लाइपेज यहाँ पर नहीं मिलता है। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं आपका कौन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अब सोचिए कि मेलाटोनिन आपके लिए उपयोगी क्यों है, इनके लिए आप जान लीजिए थोड़ा सा मेलाटोनिन के बारे में। ये क्या करता है कि आपको सोने जगने, जब सोते हैं आप तो सोने और जगने का टाइम यही फिक्स करता है। सोने जगने का जो टाइमिंग है यह फिक्स कौन करता है, आपका मेलाटोनिन। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप खुशी और दुखी जब होते हैं तो खुशी के लिए कौन जिम्मेवार होता है, सीरोटीन नामक हार्मोन। सीरोटीन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सीरोटीन नामक। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर बात कीजिएगा एपिनेफ्राइन का, तो ये आपको फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है। फाइट एंड फ्लाइट दोनों का काम करता है। अब दोनों का काम मतलब क्या, कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी भागने में मदद करेगा, और जहाँ पे झगड़ा करने की बात होगी तो झगड़ा भी करा देगा। तो ये हार्मोन किसकी वजह से होता है, एपिनेफ्राइन की वजह से। इंसुलिन की बात कीजिएगा तो इंसुलिन से क्या होता है कि डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। और प्रोजेस्टेरोन से बात कीजिएगा तो दुग्ध स्रावी ग्रंथि में दुग्ध जो होता है उत्पादन इसी की वजह से होता है, दुग्ध स्राव। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से चारों क्लियर हो गए होंगे। याद रखिएगा मेलाटिन आपका पेनिल ग्रंथि से निकलता है। पेनिल ग्रंथि से एक और निकलता है जिसे हम कहते हैं सीरोटिन। सीरोटिन हमारे खुशी के लिए जिम्मेवारी होता है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह धातु की कौन सी गुण है, तो ध्वन्यात्मकता है, मतलब ध्वनि उत्पन्न करने की गुण। क्लियर। तन्यता का मतलब होता है पतले तार खींचने की गुण। अपारदर्शिता का मतलब होता है जिससे आर पार ना देख सके। और आघात प्रदेयता का होता है कि पीटने के बाद जो फैले। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करेंगे अगले क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। जीका बुखार जो है आपका एडिज मच्छर के काटने से फैलेगा।
ठीक है। तुलारेमिया भी एक मच्छर से काटने से होता है, मलेरिया भी आपका एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है, मीना माता पाड़ा के विषाक्तन से यह रोग होता है। क्लियर फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहते हैं निम्नलिखित में से क्या क्या खाद्य जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है, यानी कि खाद्य या जल प्रदूषित अगर लेते हैं तो क्या नहीं होता है। तो करें खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह, आवारा जानवरों द्वारा काटना। आवारा जानवरों द्वारा काटने से आपका प्रदूषण की कोई बात नहीं होती, बाकी सबसे प्रदूषण फैलता है। ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्ट्रासोनिक की तरंगे जो होती है कितना होती है। तो तरंगे जो इनकी होंगी, अल्ट्रासोनिक की जो तरंगे होंगी वो कितनी होंगी। इनकी तरंगे पाई जाती है आपकी 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक आप सुन सकते हैं, 20 के तक आप सुन सकते हैं, तो इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगर 20 से नीचे आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, अपश्रव्य, यानी सुनने से नीचे की ध्वनि। और जब हम 20,000 से ऊपर जाते हैं तो इसे कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। इसी का उपयोग कौन करता है, इसी का उपयोग आपके करते हैं चमगादड़ रातों में चलने के लिए, चमगादड़ इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।